हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था। इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का मूल्यांकन। अंशों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, अंश क्या होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो जो कंपनी की पूंजी होती है उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना ही अंश कहलाता है, तो वो तो सबको पता है। लेकिन अंशों का मूल्यांकन से क्या आशय है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से आशय ये है कि जो अंशों की वर्तमान पूंजी को ज्ञात करना है। ठीक है, जो वर्तमान में पूंजी उसकी क्या होगी, किस अंश की कितनी वैल्यू है इस समय, ये ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाता है। अंशों के मूल्यांकन मात्रात्मक तकनीकी और यह बाज़ार की मांग और सप्लाई पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में परचेबल एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि उसको आप बाज़ार में क्या करते हैं, ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसी ठीक प्रकार से यहीं से अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में, तो जब वो अंशों का जो मार्केट में जिस रेट पे आप खरीदते हैं वही तो मूल्यांकन हो गया, यानी कि जिस रेट पे मार्केट जो वर्तमान रेट है उसी पे तो मार्केट में मिलेगा, तो वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर होता है वो मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है और सप्लाई पे। यदि किसी चीज़ की डिमांड अधिक है और उसकी सप्लाई कम है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, हाई रेट होगा। वहीं लिस्टेड कंपनियों की, जो कि सरकारी कंपनी होती हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं या जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, उनको क्या होता है, उनके मूल्य तो पब्लिक होते हैं, इसलिए उनके मूल्य को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। जो मार्केट रेट होता है वही उसका वैल्यूएशन प्राइस होता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों के जिनके अंश सार्वजनिक रूप से खरीद तथा बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उन अंशों का मूल्यांकन ही किया जाता है। उन्हीं अंशों का मूल्यांकन करना कठिन होता है। तो अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये चीज़ आप देख लीजिए। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी चीज़ की, यानी कि अंशों के मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये चीज़ आपको जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं अंशों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। जब जिस व्यवसाय में आपको जो मूल्यांकन करना है उसको बेचना हो, जब किसी व्यवसाय को मूल्यांकन करना हो तो उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके शेयर को मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है। जब व्यवसाय को बेचना हो, तो जब व्यवसाय को बेचना हो तो यहाँ पे वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। वह बेचना हो तभी आपकी वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अंशों का मूल्यांकन क्यों किया जाए। दूसरा क्या होता है, जब शेयर सिक्योरिटी पे क्या होता है, बैंकों से लोन लिया जाता है, तो जब अंशों की सुरक्षा पर बैंकों से लोन लिया जाता है, पर बैंकों से ऋण लिया जाता है, तो भी इसके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। अब जो होता है व्यवसाय का जब एकीकरण होता है, उसका जो होता है ग्रहण किसी के द्वारा किया जाता है या पुनर्निर्माण किया जाता है, तो भी तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यवसाय का व्यवसाय का ग्रहण जो है, व्यवसाय का जो एकीकरण होगा उसके बाद इनका कुछ ग्रहण किसी के द्वारा किया जाएगा या पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो भी इसका तो वैल्यूएशन, पुनः निर्माण जब होगा तो भी इसके वैल्यूएशन की क्या होगी, आवश्यकता होगी ना। तो ये तीनों चीज़ क्या किस पे डिपेंड करते हैं कि वैल्यूएशन मूल्यांकन की आवश्यकता इन तीनों चीज़ों पे पड़ती है। या फिर क्या होता है कि जब अंशों को क्या हो, ऋण पत्र में चेंज करना हो तो भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे साफ साफ है कि जब अंशों की क्या होती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, जब अंशों के पुनर्मूल्यांकन, यानी कि जब अंशों को ऋण पत्र में बदलना हो तो भी यह ज़रूरत पड़ती है।
बदलना हो तो भी यह ज़रूरत पड़ती है कि इसकी पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। इसके बाद क्या होता है, जब कंपनी विनियोग द्वारा लिया जाए तो अंश जब इन्वेस्टमेंट के द्वारा लिए जाए तो भी इसकी गणना की जाती है। यानी कि जब कंपनी को कहीं विनियोग किया जाए, जब कंपनी के शेयरों को जब अंशों को विनियोग पर लिया जाए, अंशों को इन्वेस्टमेंट पर लिया जाता है तो भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, अंशों को विनियोग पर लिया जाए तो भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल मिला के आप वो 5 मेथड्स हैं, वो 5 सिचुएशंस हैं जब आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब हाउ मेथड्स कितने होते हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी कि कब कौन कौन सी जो विधियां हैं आपको अंशों के मूल्यांकन की आपको ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि मुख्यतः जो हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 मेथड हैं। मुख्यतः तो आप कहेंगे कि 2 मेथड है, बट 3 मेथड आप पढ़ते हैं, बहुत से जो राइटर्स हैं वो 3 मेथड्स लिखते हैं और बहुत से जो आपको टीचर्स के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो वो 3 मेथड्स पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 ही मेथड हैं। तीसरा मेथड जो है प्रथम दोनों का औसत हो जाता है, वही तीसरा मेथड कहलाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ शेयर हैं। तो शेयर के मूल्यांकन के कौन कौन सी विधि हैं, मूल्यांकन की विधि हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहीं से आपको प्रश्न पूछने जा रहा है। तो मूल्यांकन की विधियां, तो मूल्यांकन की एक्चुअल में 2 विधियां हैं और कुल मिला के 3 विधियां हैं। अगर 2 विधियों की बात करें तो पहला होता है नेट एसेट मेथड, जिसे बैलेंस शीट मेथड कई नामों से जाना जाता है, तो उस पर आपको माथापच्ची नहीं करनी है। नेट एसेट मेथड आपको लिख देना है, नेट एसेट्स मेथड, जिसे बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं, बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि दूसरा नाम दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए नाम जानना आवश्यक हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हमारा यील्ड मेथड होता है, और तीसरा हमारा दूसरा मेथड होता है यील्ड मेथड होता है। यानी कि ये दूसरा मेथड है जिसके माध्यम से आप जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा होता है अर्निंग मेथड होता है। इसी अर्निंग मेथड के माध्यम से आप क्या करते हैं, अर्निंग मेथड, ये कोई मेथड एक्चुअल में नहीं है। जब आप क्या करते हैं कि नेट एसेट्स मेथड और यील्ड मेथड से निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का औसत जब निकाल लेते हैं, बाई 2 कर देते हैं, तो अर्निंग मेथड हो जाता है। तो ये कोई मेथड नहीं है, ये आपका दोनों का बैलेंस रूप है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेट एसेट मेथड से, यानी कि हम यहाँ से अब शुरुआत करेंगे कि हमारा क्या है नेट एसेट मेथड, या जिसे कि आप बैलेंस शीट मेथड्स के नाम से भी जाने जाते हैं या जानते हैं। तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे नेट एसेट मेथड की। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इन्वेस्टर जो होता है अपने इन्वेस्ट में हमेशा सुरक्षा चाहता। कोई भी व्यक्ति है जो अपना इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि हमारा इन्वेस्ट जो है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी नेट एसेट को अंशों की संख्या से घटा देती, यानी कि जो उनकी कुल पूंजी होती है उनको अंशों की संख्या से घटा देती है। इसमें कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं किए करते हैं, यानी कि जो फिक्टिशियस एसेट्स है उनको शामिल नहीं किए जाते हैं। यह शुद्ध संपत्ति की गणना करनी चाहिए। तो नेट एसेट मेथड का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि नेट एसेट मेथड से आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कुल जो शुद्ध संपत्ति है उससे आप जो होते हैं आपके शेयर्स होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो अंशों का मूल्यांकन का रेट है वो आपको पता चल जाएगा कि एक अंश की वैल्यू कितनी है। इसको आप कैसे देखेंगे, देखिए नेट एसेट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ये जानिए। तो नेट एसेट आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको नेट एसेट्स ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, नेट एसेट्स ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें चीज़ों को जोड़ना है कि आपकी संपत्ति कैसे है। तो पहला जो है शेयर कैपिटल से जो भी संपत्ति होगी इसको आपको जोड़ देना है। तो शेयर कैपिटल जो भी होगी उसको आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी नेट एसेट यानी कि जो फिक्स एसेट्स होगी उसको जो आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं वो भी तो आपकी एसेट्स ही होती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो होती है ये भी तो इसी का पार्ट्स होती है, आपके नेट एसेट्स का पार्ट होती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस को भी आप ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
यदि पुनर्मूल्यांकन पे कुछ लाभ होता है तो वो चीज़ आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, इसको भी आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे कि माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को आप क्या करेंगे, लॉस कर देंगे, घटा देंगे। तो आपको फिक्टिशियस एसेट्स को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स में यदि आपने गुडविल का रेट जोड़ा है तो उसको घटा देंगे। और उसके बाद जो है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यदि लॉस रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो भी क्या करेंगे, आप उसको घटा देंगे। तो इस कुल मिला के इन विधियों से आप आसानी से क्या करेंगे, नेट एसेट मेथड, आपको नेट एसेट ज्ञात करेंगे। अब इन सबको जोड़ के जो घटाना है वो घटा देंगे, आपका नेट एसेट्स निकल के आ जाएगा। यही आपका टोटल क्या हो जाएगा, नेट एसेट हो जाएगा। अब नेट एसेट आपका निकल गया तो इसमें आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसमें क्या पार्ट होगा, क्या हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि वैल्यूएशन ऑफ जो शेयर हैं उसको आपको कैसे करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि हमने बता दिया कि नेट एसेट्स आप कैसे निकालेंगे। जब आपका नेट एसेट्स निकल जाएगा तो आप आसानी से वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी कि शेयरों का रेट आप पता कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आप कैसे निकालेंगे, ये आपका फार्मूला रहा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने क्या कहा कि यहाँ पे नेट एसेट्स निकाली। नेट एसेट्स हमने क्यों निकाली भाई, शेयर का मूल्यांकन करना है तो हम शेयर का मूल्य निकालने के लिए ही तो की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर में वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो हमने यहाँ पे निकाली है वही वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइड बाई टोटल शेयर या टोटल इक्विटी शेयर या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आप इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो यही आपका जो है, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वही आपकी इक्विटी शेयर का जो वैल्यू आएगी यही होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन शेयर कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट शेयर मेथड में ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जब पूर्वाधिकार अंश के बारे में, ये नेट शेयर हो गया आपका। अब हम चलिए इसी में कुछ और चीज़ें देखते हैं। कई प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं जो कि परीक्षा में बनने चाहिए और बनते भी हैं। तो यहाँ पे तो ये हमारा पहला जो मेथड है नेट एसेट मेथड। अब इसमें से कई चीज़ें अलग अलग प्रकार से हैं, वो हम देख लेते हैं। जब पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी व लाभांश से संबंधित पूर्वाधिकार हो, यानी कि जब आप देखते हैं कि पूर्वाधिकार अंश किस लिए होते हैं, क्योंकि उनको पूंजी तथा जो है लाभांश पे क्या होता है, पूर्वाधिकार होता है। यानी कि जब लाभांश की घोषणा होगी तो सबसे पहले पूर्वाधिकार का अंश होगा, अधिकार होगा। यदि उसके बाद यदि उनको होगा कि पूंजी के, यानी कि जब बंद हो रहा है, व्यवसाय खत्म हो रहा है, तो भी उनको सबसे पहले पूंजी मिलेगी। तो जब पूर्वाधिकार अंशों को जब कब कैसी स्थिति बनेगी, जब पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश व पूंजी पर अधिकार प्राप्त हो। अधिकार प्राप्त हो का क्या तात्पर्य यहाँ पे, कि सबसे पहले ये चीज़ें इन्हीं को मिलेगी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होगा। अब इक्विटी शेयर जो होगा आपको, उसको आपको कैसे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे नेट एसेट्स जो होगी वो प्रीफरेंस शेयर वाली एसेट्स होगी। यहाँ पे नेट एसेट्स प्रीफरेंस शेयर वाली होगी। यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। नेट एसेट्स प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होगी, प्लस क्या होगा, एरियर ऑफ डिविडेंड्स, जो कि डिविडेंड्स का भुगतान किया जाना है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड, जो कि लाभांश का भुगतान किया जाना है, ये होगा। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
तो ये पहली जो होगी परिस्थिति इस प्रकार से आपकी बनेगी वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। जब पूर्वाधिकारों को पूंजी तथा लाभांश पे पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं तो आपको नेट एसेट्स जो है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की जो एसेट्स होगी उसको आप निकाल लेंगे और उसमें एरियर ऑफ डिविडेंड जोड़ देंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ज्ञात हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। इसी में जो दूसरी चीज़ है हमें ध्यान रखने वाली है उसको हम देख लेते हैं। नेट एसेट आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनने की संभावना है। तो अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन हमने देख ली है, अब हम दूसरी कंडीशन की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगी हमारी सेकंड कंडीशन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब पूर्वाधिकार अंशों को केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त हो। अभी तक लाभांश और पूंजी से संबंधित जब दोनों थे, अब लेकिन यहाँ पे क्या है जब, तो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है, हमने देख रहे थे जब पूर्वाधिकार अंशों को केवल पूंजी प्राप्त करने में अधिकार प्राप्त हो। अधिकार का मतलब पूर्वाधिकार प्राप्त हो। तो इस दशा में आप गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही उचित ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे जब देखिएगा जब पूर्वाधिकार अंशों को वो पहले प्राप्त होगा तो यहाँ पे भी नेट एसेट्स जैसे कि आपने कैलकुलेट किया था ठीक यहाँ पे भी सेम होगा। वैल्यू ऑफ शेयर की वैल्यू हम निकालेंगे जिसमें कि हमको क्या ज्ञात करना है ये चीज़ आपको जानना है। तो नेट एसेट में से आप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को घटा देंगे। क्या करेंगे, नेट एसेट्स जो भी आपकी होगी उसमें से आपको क्या करना है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को घटा देना है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देना है। देन आपके जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, उसको क्या करेंगे, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था। पहला हमने देखा कि डिविडेंड और जो कैपिटल दोनों में जो जिनको पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, यहाँ पे हमने देखा कि जब पूर्वाधिकार को केवल पूंजी प्राप्त करने में ही पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं कि किस प्रकार के हो जाते हैं ये, किस प्रकार से आप नेट एसेट्स में से प्रीफरेंस शेयर कैपिटल घटा देंगे तो आप आसानी से इक्विटी से वैल्यू ऑफ शेयर को वो कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और कंडीशन होती है कि जब ना तो उनको पूंजी में और ना ही उनको वो लाभांश में पूर्वाधिकार प्राप्त हों तो उन्हें क्या कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन बनती है जब पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी तथा लाभांश में अधिकार प्राप्त ना हो। तो इसमें जब अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो दोनों क्या किस अधिकार प्राप्त ना हो। देखिए जब यहाँ पे चीज़ों को आप समझेंगे तो यहाँ पे आप देखें जब दोनों चीज़ में इनको अधिकार प्राप्त नहीं है तो ये किस प्रकार से रिएक्ट किए जाएंगे, इक्विटी शेयर के रूप में रिएक्ट किए जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ शेयर्स को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो फिर यहाँ पे आपकी नेट कैपिटल हो जाएगी। अब नेट कैपिटल में से आप क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर ऑल शेयर नंबर्स, ठीक है, इस पे इक्विटी प्लस प्रीफरेंस दोनों शेयर हो जाएंगे। इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर्स बहुत यहाँ पे ऐड करके आप डिवाइड कर देंगे नेट कैपिटल से, तो आपका जो है वैल्यू ऑफ शेयर्स आसानी से ज्ञात हो जाएगी।
अब हम दूसरी विधि को देखते हैं। पहली विधि हमने देखा नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड के माध्यम से हमने 3 चीज़ें देखी। पहली, जब पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश और पूंजी दोनों में अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, जब पूर्वाधिकार अंशों को सिर्फ और सिर्फ पूंजी पर अधिकार प्राप्त हो। और तीसरा, जब पूर्वाधिकार अंशों को किसी भी प्रकार के अधिकार राइट्स नहीं प्राप्त होते हैं तब कैसा लेखा होगा, यानी कि तब किस प्रकार से आप वैल्यूएशन करेंगे। ये आपका नेट एसेट्स मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं यील्ड मेथड की ओर बढ़ेंगे। यील्ड मेथड क्या होता है? यील्ड मेथड को आप प्रतिफल मूल्यांकन विधि भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? प्रतिफल मूल्यांकन विधि, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्रतिफल मूल्यांकन विधि। तो यहाँ से यही आपका दूसरा यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रतिफल मूल्यांकन विधि क्या होती है। तो प्रतिफल मूल्यांकन विधि की बात करते हैं तो इसमें अंशों का मूल्यांकन आय के आधार पे किया जाता है, ना कि संपत्तियों के आधार पे। जहाँ की नेट एसेट के माध्यम से, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि संपत्तियों के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे यील्ड मेथड के में क्या होता है कि प्रतिफल आप हिंदी में समझ जाएंगे तो प्रतिफल यानी कि रिटर्न के आधार पे, यानी कि जिनको आय जितना प्राप्त होती है उस आधार पे इनका क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो इनको समझ जाइए आप कि क्या इनका आय के आधार पे क्या किया जाता है? इनमें आय के आधार पे अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें आय के आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। अंशों का मूल्यांकन किया जाता है, अंकन किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें निकल के आप सभी के सामने आ रही हैं। एक तो प्रतिफल मूल्यांकन विधियों में आपका जो आय होगी उन पे, अब इनको प्रति अंश की गणना कैसे करेंगे, यानी कि मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यही तो ये परीक्षा में पूछेगा आपसे कि प्रतिफल मूल्यांकन विधि में भी पूछ सकता है कि प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंशों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो यही आपको ध्यान देना होगा। तो आय के आधार पे अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से मेथड हैं। तो इसमें पहला होता है लाभांश के आधार पे। पहला है लाभांश के आधार पे, लाभांश के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। लिख लीजिएगा आप इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। इसमें हम कैसे कर देंगे ये चीज़ आपको समझिए। तो वैल्यू ऑफ पर शेयर को आप कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जिसे कि आप मार्केट प्राइस पर शेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में अगर पूछ ले वैल्यू ऑफ पर शेयर या और दे सकता है, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दोनों दे सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नहीं है। तो किस रेट से इनको डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, क्योंकि डिविडेंड के आधार पे हम ज्ञात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डिविडेंड आपको प्राप्त होना ज्ञात होना चाहिए, डिविडेंड। ठीक है, जब आपको रेट ऑफ डिविडेंड प्राप्त होगा तो उससे जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब डिवाइड करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि कितना पेड अप किया गया है शेयर के मूल्य में, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि प्रति शेयर में कितना पेड किया गया है उससे आप गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ पे लाभांश के आधार पे डिविडेंड, यानी कि शेयर का जो मूल्य है उनको निकाल लेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड से आप जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड करके आप पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस आसानी से आप इसको ज्ञात कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि दूसरे मेथड की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अंश पूंजी पर आसान्वित प्रत्याय की, यानी कि रिटर्न की दर के आधार पे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? अंश पूंजी पर आसान्वित
रिटर्न के आधार पे इसको आप अभी समझ पाएंगे अच्छे से। हम पहले इसको आगे चीज़ों को आप क्लियर कर देंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे हम कैसे, इसको आप देख लीजिए। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर को ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले आपका जो पहला काम होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि किस रेट में रिटर्न प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से आप जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, जो अर्निंग का नॉर्मल रेट है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और पेड ऑफ अमाउंट पर शेयर, जैसा कि ऊपर आप देखे थे, मल्टीप्लाई कर देंगे पेड ऑफ अमाउंट पर शेयर। इससे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंश पूंजी पर आशान्वित रिटर्न को आपको, यानी कि कितना एक्सपेक्टेड है, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पे, तो इसको आप कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, जिस रेट से हमें अर्निंग प्राप्त हुई है और जितना हमने पेड अप किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे। तीसरा करेंगे हम उपार्जन क्षमता के आधार पर। उपार्जन क्षमता के आधार पे, ठीक है। तो उपार्जन क्षमता के आधार पे आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ शेयर आप किस प्रकार से निकालेंगे। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर को निकालने के लिए आपके पास बहुत आसान सी मेथड है। यहाँ पे आप एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से आप नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग को डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से डिवाइड करेंगे और फिर वहाँ पे पेड ऑफ पर शेयर, पेड अप पर शेयर अमाउंट से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आसानी से वैल्यू ऑफ शेयर प्राप्त हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करने की एक और विधि है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स कैसे निकालेंगे आप, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए प्रॉफिट जितना आप अर्न किए हैं वो करना है, प्रॉफिट अर्नड। प्रॉफिट एनालिसिस में जब हमारी ये वीडियो आप देखेंगे, प्रॉफिट कॉस्ट वॉल्यूम का प्रॉफिट एनालिसिस, जब आप वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि चीज़ें काफ़ी कोरिलेट कर रही हैं। यहाँ से नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस प्रकार से, सॉरी ऊपर होगा ये मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मूल्यांकन के तीनों जो प्रकार हैं यहाँ पे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो हमारा है एक और मेथड हमारा बचता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंशों का पुस्तक मूल्य आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो अंशों का पुस्तक मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जब आप अंशों का पुस्तक मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये जो है अर्निंग मेथड, ये हमारी यील्ड मेथड हो गया है। तो ये हमारे जो भी चीज़ें हैं यहाँ से अब क्लियर होती हुई। नेट एसेट्स हो गया हमारा, यील्ड मेथड हो गया। अब अंशों पर पुस्तक मूल्य को हम ज्ञात कर लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चीज़ों को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सिलेक्शन हम दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपको दिलाएंगे, बट वी कैन ट्राई। हम अगर दोनों लोग मिल के ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से हो पाएगा, आसान हो पाएगी चीज़ें आप सभी के लिए। तो अंशों का पुस्तक मूल, तीसरा जो होगा अंशों का पुस्तक मूल, यानी कि बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स को आप किस प्रकार से ये करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला देखते हैं अंशों का उचित मूल, अंशों का उचित मूल, या आप कह सकते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंटरिम वैल्यू पर शेयर को ज्ञात करना पड़ेगा। इंटरिम वैल्यू पर शेयर, ठीक है, इंटरिम वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड पर शेयर, यील्ड पर शेयर, यानी कि इस मेथड से जो भी आपने निकाला था इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग मेथड आपका निकल के सामने आ जाएगा। हमने पहले ही बोला था कि इंटरिम पर शेयर का मतलब, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे फिर से, तो इंटरिम पर शेयर का मतलब आपका एक बार फिर बता दें, नेट एसेट मेथड, यानी कि पहला जो मेथड है इसको इंटरिम वैल्यू पर शेयर के नाम से या इंटरिम मेथड से भी जाना जाता है। तो ये सेम मेथड यही है जो आपने पहला लिखा है, वही मेथड है। तो इस प्रकार से जब दोनों का आप निकाल के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो है अर्निंग मेथड के नाम से आ जाता है, यानी कि पुस्तक मूल, बुक वैल्यू, इसे बुक वैल्यू के भी नाम से जाना जाता है। अब अंशों का पुस्तक मूल को आप क्या कर सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर को आप चाहते हैं निकालना तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इसको आप निकालेंगे और इसके बाद आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका फिर से बुक वैल्यू आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। कितने 3 प्रकार के रहे हैं, तीनों प्रकार में हमने यील्ड और यहाँ पे हमने देखा अर्निंग, जिसे कि नेट एसेट्स मेथड कहते हैं। इन दोनों में 3 प्रकार, और जो हमारा अर्निंग मेथड है, यानी कि जिसे आप लाभ विधि कहते हैं, अंशों का पुस्तक मूल, बुक वैल्यू कहते हैं, उन दोनों से डिवाइड, उन दोनों को जोड़ के दोनों मेथड को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आसानी से इसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये रही आपके लिए वीडियो वैल्यूएशन ऑफ शेयर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।